हम एग्जामिनेशन जो अप्रोच हो रहा है हमारा नवंबर में जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चन राउंड लिए। जनरली जब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है पहले से ही इंटेंशनल इस बात को समझ लेता है कि नाउन का ही एरर हो, वर्ब का ही एरर हो। लेकिन जब हम एग्जाम पे जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल होते हैं, चाहे नाउन का होगा, वर्ब का होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, फ्रेज का होगा, हमें नहीं पता। और इसके कारण जो है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होने के बाद भी एग्जाम के क्वेश्चंस में आकर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बात सही है? तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर लिया है, और इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं, और इसके साथ हम बहुत सारे पैरामीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाद में ये स्लाइड वीडियोज आपको तो मिल ही जाएगा, ध्यान से अच्छे से ओपन करके समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मैं देखूंगा इसमें और बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू यू ऑल। वर्ड पीछे क्लियर है क्या? ठीक। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल का हमने एक रूल पढ़ा था, मैं 2-3 रूल बता रहा हूँ आपको। ऑल का रूल पढ़ा था कि ऑल जब पर्सन को बताएगा तो ये होगा प्लूरल, और थिंग को बताएगा तो सिंगुलर। जैसे कि ऑल आर वेल, ऑल पीपल आर वेल, लेकिन ऑल इज वेल बोलेंगे तो ये ने एवरीथिंग को बताया, यानी कि ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो पहली बात हम ऑल के रूल को समझ लेते हैं। और इसके साथ एक और भी रूल हम जानेंगे इसमें, कि ऑल के साथ अगर हम आर्टिकल का यूज़ करें, द का यूज़ करें, तो ऑल से पहले होगा कि बाद में होगा? द ऑल होगा कि ऑल द होगा? याद होगा ना आपको? ध्यान रखिएगा इसमें कि हमेशा ही आर्टिकल या डिटरमिनार, नाउन से पहले जो भी आता है आर्टिकल होता है, ये डिटरमिनार होता है। दिस, दैट, दोज, देयर, द, ए, एन। तो हमेशा ही यही रूल को फॉलो करता है कि ऑल के क्या होगा, पहले होगा कि बाद में होगा? बाद में होगा। यानी कि कभी भी आर्टिकल या डिटरमिनार जो होगा ऑल से पहले नहीं होगा। तो द ऑल की जगह पर क्या लिखना चाहिए? ऑल द। और उसी तरह से देयर ऑल की जगह पर क्या लिखना चाहिए? ऑल देयर। रूल क्लियर हो रहा है? और ये रूल है आपका ऑल के साथ आर्टिकल या डिटरमिनार। ठीक है, तो ये एरर हमें क्लियर करना है इसमें। और ये आर्टिकल में भी जा सकते हैं आप, ये क्योंकि आर्टिकल के रूल में भी जाते हैं इसमें, और ये सिंटेक्स के रूल में भी जाता है, कि जो कि आप बता पा रहे हैं, ये सिंटेक्स में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल का भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें। He was in the temper and refused to discuss the matter again. No. तो he was in the temper। देखिए, बहुत ही कॉमन सा सेक्शन होता है इसमें। आर्टिकल के चैप्टर में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस मतलब भाव होते हैं, जो कि कांस्टेंट आर्टिकल की डिमांड करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम में अगर नॉर्मली बोलूँ, डू नॉट मेक नॉइज बोलूँगा कि ए नॉइज बोलूँगा? ए नॉइज। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन। तो कभी कभी एक एक्सप्रेशन जो है फिक्स हो जाता है, और वो आपके सेंटेंस का एक परमानेंट पार्ट होता है इसमें। उसी तरीके से ही वॉज इन द टेम्पर की जगह पर ही वॉज इन ए टेम्पर होगा, क्योंकि ए टेम्पर एक एक्सप्रेशन को बताता है। ये फिक्स्ड आर्टिकल। क्लियर? इसके साथ कोई रूल नहीं पढ़ना है इसमें, ये बोलना है इसमें कि आर्टिकल का ये फिक्स्ड पार्ट है, ये एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है, और ये फिक्स्ड आर्टिकल की डिमांड है। तो ही, अगर ये एरर होता है, ही वॉज इन टेम्पर होता तभी भी गलत था, ही वॉज इन द टेम्पर होगा तभी भी गलत होगा। तो क्या होना चाहिए था? ही वॉज इन ए टेम्पर होना चाहिए। चलिए, बढ़िया, सही सही इसमें। अब आ जाते हैं, आपको अभी थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको कराया हुआ है। द डेकोरेशंस, प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल। डेकोरेशंस है। द डेकोरेशंस इन योर हाउस, हाउस लिखा हुआ, आर सिमिलर टू हिज हाउस। इसमें क्या चीज रिपीट हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या आपको? yes, sir। और हमें तो पता है कि रिपीटेशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन इनकरेक्ट है। yes, तो आप मुझे बताइए कि तो डेकोरेशन इन योर हाउस डेकोरेशंस है। अगर डेकोरेशन होता तो सिंगुलर, डेकोरेशंस है तो प्लूरल। तो सिंगुलर का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ लगाते हैं, और प्लूरल का पक्का याद है क्या? दोज ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसमें, द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर सिमिलर to those of yours, those of yours। ऐड क्यों नहीं हुआ? प्लूरल को ऐड करता है सिंगुलर को, यहाँ पर डेकोरेशंस है, प्लूरल बता रहा है इसमें। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर इस तरह से ये एरर आपको एग्जाम में समझना है इसमें। दूसरा एरर जो है बहुत ही आसान है, रटने वाला टाइप। इन स्पाइट होगा तो ऑफ लेगा, और डिस्पाइट होगा तो कुछ नहीं लेगा। ये प्रीपोजिशन का पार्ट।
कुछ चीज़ों को हमें फिक्स लेके चलना है इसमें। तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं होगा, इसकी जगह पर इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कहा जाए इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, और डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, तो कभी कभी एरर जो है ये डिस्पाइट ऑफ की जगह पर इन स्पाइट भी लिखकर दिया जाता है। तो इन स्पाइट लिखकर दिया जाता तो क्या लिखना चाहिए था, इन स्पाइट के साथ ऑफ। क्लियर बात है इसमें? ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें ये बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, इसमें आपको जो है ये सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इसमें ये बहुत सारे ग्रामर के सबसे बेसिक रूल्स में आ जाते हैं। He told the boys that, अभी तक हमने पढ़ा he told, टेंस कौन सा जा रहा है इसमें? He told, tell का told तो पास्ट हो गया ना इसमें। He told the boys that if they worked hard, ये भी पास्ट में है। They will surely pass, अच्छा ये will कहाँ से आ गया? तो फ्यूचर है। तो हमेशा ध्यान रखना, बैलेंसिंग ऑफ टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो एरर पक्का आता है इसका, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस का कोई पार्ट जो है पास्ट में जा रहा है तो उसका कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर डैम श्योर में गलती कहाँ पर हो रहा है? सी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विल तो फ्यूचर है और ये बाकी सेंटेंस किसमें है? पास्ट में। इसमें तो ही टोल्ड द बॉयज दैट दे इफ दे वर्क हार्ड दे वुड श्योरली पास। विल का पास्ट क्या होगा? क्यों हमने इसको वुड किया? क्योंकि ये सारे सेंटेंस पास्ट फॉर्मेशन में। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। सारे सेंटेंस लेते हैं। एक नया चीज और सीखने को मिलेगा आपको, और आप इसको बार बार ओपन करके देखिए। एग्जाम के फिक्स क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप एक क्वेश्चन पक्का इसमें से पाएंगे आने वाले एग्जाम में। और एनडी में एक क्वेश्चन कितना नंबर? 4 नंबर। कितना प्रॉफिटेबल है? एक नंबर से 100 200 लड़के फेल हो जाते हैं। 4 तो बहुत बड़ा चीज हो गया इसमें। अब जरा देखते हैं इसमें। आई शैल राइट यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई। नो एरर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे एरर बड़े कॉमन से होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं और पॉसिबल एरर्स में। तो जब भी किसी सेंटेंस में शैल या विल का यूज रिपीट हो तो बिल्कुल अटेंटिव हो जाना। इसका यूज शैल या विल का यूज रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं शैल और यहाँ पर शैल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन ऑफ शैल और विल जो है ये गलत है। तो सही कैसे करें? एक शैल और विल को हटा दें। एक और शैल और विल को कहाँ से हटाना है? जहां पर कोई दूसरा कंडीशन जैसे कि इफ, व्हेन ऐसे वर्ड ही लगे। तो हम देख रहे हैं आई शैल राइट यू व्हेन आई शैल। व्हेन भी एक कंडीशन है, व्हेन इज सेल्फ अ कंडीशन जब, और शैल भी एक कंडीशन है। तो दो कंडीशन एक साथ नहीं रहते हैं इसमें। तो हमें क्या करना होगा? ये सेल को हटा देना होगा। आई शैल राइट यू व्हेन आई रीच। इसके साथ एक दूसरा एरर जो फ्रीक्वेंटली सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रकाश क्लियर हो रहा है? आई शैल राइट यू सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। अगर कभी भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस से शुरू होता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पेयर लेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। इसके साथ ये एक दूसरा एरर होगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट होगा। पक्का से पक्के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसलिए तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें आई शैल राइट यू फ्यूचर टेंस में जा रहा है और उसके बाद का सेक्शन जो है अगर बाई चांस व्हेन नहीं होता तो आई शुड रीच नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आई रीच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस पेयर किसका लेता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेता है। क्लियर बात है? ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये आपका कंजक्शन का एरर आता है इसमें, हालांकि आपने इसको पहले भी किया होगा। नाइदर और आइदर वाला सेक्शन, ये प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं नाइदर ऑफ। अच्छा, नाइदर मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? सब्जेक्ट होगा प्लूरल और वर्ब होगा सिंगुलर। ये एग्जाम का सबसे अच्छा और टिपिकल क्वेश्चन, ये मैंने लिखवाया था आपको याद। यहाँ देख रहे हैं नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हुआ है कि नहीं हुआ? तो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ जब भी यूज होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल। और वर्ब क्या होगा? तो बताइए सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल है? ये प्लूरल है क्योंकि वर्ब में एस लगता है तभी तो सिंगुलर होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा? तो यहाँ देखिए ऐसे ही एरर आते हैं आपके। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक सही है, सपोर्ट की जगह पर सपोर्ट्स आ जाए क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की डिमांड। ठीक है, तो ये नाइदर ऑफ के साथ हमें क्या क्या पढ़ना है? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, सब इसी रूल में जाए।
जो भी मैंने शब्द बोले हैं ध्यान से सुन लीजिएगा और एग्जाम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेटा समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? नीचे भी लिखा है। ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं। इसको हमने नाउन के चैप्टर में भी पढ़ा था इसमें, और आर्टिकल में भी पढ़ेंगे इसमें। पूरा पेपर लेके आ रहा हूँ मैं, यानी कि पेपर सॉल्व करने से पहले दिमाग में देना है कि हाँ सब पढ़ने के बाद हमें कैसे चीज़ों को एकदम मैनेज करना है। ही इज स्कूल टीचर। अब बताइए, कोई कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो क्या बताया? कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल का भी यूज करना पड़ेगा ना, और टीचर एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, और सिंगुलर है ही इज स्कूल टीचर। समझ में आ गया इसमें? तो जब भी कॉमन नाउन यूज होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ आर्टिकल का यूज 100% किया है। क्लियर है आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिज ग्रैंडफादर, अब दोबारा टेंस का सेक्शन देखिए, ये इसमें सेंस का एरर आता है, सेंस का। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम टू स्मोक। अभी तक क्या पता चला इसमें? उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि पियो, सिगरेट पियो, ये पता चल रहा है ना इसमें। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम टू स्मोक, उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि सिगरेट पियो। वॉज बैड हैबिट, अभी तो समझ में नहीं आ रही है, ये तो सेंटेंस नहीं बना इसमें। ये सेंटेंस ये बना है इसमें, द ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट स्मोकिंग वाज ए बैड हैबिट। दैट स्मोकिंग वाज ए बैड हैबिट, क्योंकि यहाँ पर स्मोक आईएनजी फॉर्म में जेरंड का काम एक सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है। क्या हमने नाउन के फॉर्म में जेरंड पढ़ा था क्या? नाउन के फॉर्म में जेरंड पढ़ा था, और जेरंड मतलब कि अगर कोई वर्ब आईएनजी के साथ नहीं माना जाता है, जैसे कि रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो रनिंग पे वर्ब भी है और आईएनजी के साथ सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर वाज ए बैड हैबिट, यहाँ पर तो वाज वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट क्या होगा आपका? स्मोकिंग, और इसको ऐड करेंगे इसमें। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम दैट स्मोकिंग वाज ए गुड, यानी कि टू स्मोक तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस का सेंस ही गड़बड़ होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें रीजन मतलब ये नहीं पता चलता सही कैसे होगा, लेकिन गलत समझ में आ जाता, क्योंकि ग्रैंडफादर कभी सिगरेट पीने के लिए तो कहेंगे नहीं। तो यही वाला पार्ट को एरर मानना है, और इतने से ही एरर आपका सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं इसमें एक नए क्वेश्चन। माई बुक, माई बुक, आपको याद होगा इसमें कि नाउन में जब कॉमा हम लगाते हैं इसमें चैप्टर में, तो प्रोनाउन चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग कहा था। तो अगर कोई नॉन डिफाइनिंग होगा तो क्या होगा? कॉमा लगेगा, और डिफाइनिंग कॉमा नहीं लगेगा। अच्छा, किसके साथ कॉमा नहीं लगता है बताइए तो जरा जल्दी से। किसके साथ? दैट जब भी यूज होगा, हो सकता है यही बात एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए। जब भी दैट यूज होगा, अगर यहाँ पर दैट होता तो समझ लीजिए 101% गलत होता, क्योंकि दैट का यूज हमेशा ही डिफाइनिंग होता है, नॉन डिफाइनिंग नहीं होता। लेकिन हु और विच का होता है। यहाँ पर देखते हैं जरा इसमें, माई बुक विच आई गेव इट। अच्छा, यहाँ पर मेरा किताब जिसको मैंने दिया, तो विच का मतलब क्या है? विच किसके लिए यूज हो रहा है? माई बुक विच, विच किसके लिए? तो यहाँ पर विच तो बुक के लिए हो ही रहा है, तो इट का मतलब क्या है? इट इज अ रिपीटेशन ऑफ रिलेशन, इजंट इट? तो यहाँ पर होना चाहिए था माई बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, क्योंकि विच का मतलब ही तो बुक है। दोबारा इट यूज करने का, रिपीटेशन ऑफ द रिलेटिव वर्ड, हमें इट का यूज नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि माई बुक विच आई गेव यू यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच किसको रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर? बुक को। तो फिर इट किसको कर रहा है? तो दो ही वर्ड एक ही सेंटेंस के पार्ट में, दो वर्ड एक को कैसे रिलेट करेंगे? इसको एक को तो हटाना होगा इसको, और रिलेटिंग वर्ड तो विच है, इसलिए इट को हटाना होगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। आई एम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरर है। इस एरर के माध्यम से आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई एम इंटायरली एग्रीइंग विथ यू, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। कोई ऐसा वर्ब जो कि फिजिकली अपेयर नहीं होता, जैसे कि आई एम रनिंग, रनिंग दिख सकता है क्या? दिखता है, दौड़ता हुआ दिखता है। आई एम स्पीकिंग, बोलता हुआ दिखता है क्या? दिखता है कि नहीं दिखता है? आई एम राइटिंग, दिखता है क्या? दिखता है। अच्छा बोलिए, आई एम फीलिंग, आप बताइए दिख रहा है क्या? आई एम हर्टिंग, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि नहीं दिखते, उनको हम कहते हैं स्टेटिव। क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब, या उसको हम नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जो कि नहीं दिखते। और जो भी वर्ब नहीं दिखते हैं उनका आईएनजी फॉर्म अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो उसका मीनिंग बदल जाएगा।
जैसे कि दो वर्ड ले लेते हैं, फील और फीलिंग को। फील और फीलिंग कैसे वर्ड हैं, दिखने वाले हैं क्या? तो जब हम बात करेंगे फील, आई फील वेरी गुड फॉर यू, तो ये फील जो होगा अपने आप को छोड़कर दूसरे के लिए बात करेंगे। लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल कहेंगे तो ये अपने लिए बात करेंगे। तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बताने के लिए फीलिंग यूज करेंगे और दूसरे को बताने के लिए फील यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो फील और फीलिंग में दुनिया भर का अंतर आ गया है। अगर मैं कहूं आई डू नॉट फील गुड टुडे, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा इसमें? क्योंकि फीलिंग का मतलब है आपकी मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बताना। तो इस फील को फीलिंग में डालना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि वर्ड में अगर आईएनजी हम डाल देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, चेंज। इसीलिए जो वर्ड एक्शन वर्ब नहीं होता है, जो वर्ड दिखता नहीं है, उसका आईएनजी वर्ब हमें यूज नहीं करना। जैसे कि अगर बात करूं मैं टेस्ट, आई वॉन्ट टू टेक टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होगा? परीक्षा लेना। अच्छा, टेस्ट दिखता है क्या? मैं दिमाग से भी तो परीक्षा ले सकता हूँ। तो जो वर्ड दिखता नहीं है उसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना। यहाँ पर आप जाएंगे, आई एम एंटायरली एग्रीइंग विथ यू। अच्छा, एग्री होना, एग्री मतलब सहमत हो जाए। सहमति दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है ना, तो इसका एग्रीइंग नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? कितना सारा एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखो, आई एम एंटायरली एग्रीइंग विथ यू की जगह होना चाहिए आई एम एंटायरली एग्री विथ यू। सारे क्वेश्चन इसी लेवल पे। आप सिर्फ इसको देख लीजिए, एग्जाम के बहुत सारे नेचर क्वेश्चन इसमें सिमिलर रहते हैं। रेगुलरली अगर हम 10 और 15 प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे ऐसे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, लो होगा? और एग्जाम से पहले ऐसे हाई रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेल डन। तो हम लोग जो है अब आ जाते हैं अपने चैप्टर।